हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि मैम इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में हेल्प कर दो, वर्ड लिमिट्स बता दो। तो चलो फटाफट पहले तो ना डिस्क्रिप्टिव की लिमिट्स यहाँ पर नोट डाउन कर लो। ओके, तो देखो वैसे तो एग्जाम में ना जो आएगी लिमिट उसी के हिसाब से लिख कर आना। अभी जो लिमिट्स लास्ट टाइम 2024 वाली हैं वो बता रही हूँ, लेकिन एग्जाम में जो आएगी उसको फॉलो करना। तो जो ऐसे आया था 30 मार्क्स का आया था, 250 से 270 वर्ड्स का। ठीक है, ऐसे कितना आया था आपका? 250 से 270 वर्ड्स और 30 मार्क्स। राइट, चलो नेक्स्ट आ जाओ। सेकेंड आपके पास में किसके लिए डाउट था? प्रिसी के लिए। तो प्रिसी यहाँ पर आपकी अगेन अगर मैं देखो आरसी आती है 40 मार्क्स की। ठीक है, आरसी में थोड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं। प्रिसी आपकी आती है 30 मार्क्स की और इसमें 140 से 160 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। ठीक है, एज पर लास्ट ईयर्स 2024 वाला जो पैटर्न था। अब 2026 में क्या आएगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर 30 मार्क्स का था और प्रिसी में आपको क्वेश्चन जो आया था वो आपको एक सुटेबल टाइटल देने के लिए भी बोला गया था कि इसमें आपको सुटेबल टाइटल भी देना है। फाइन, नेक्स्ट यहाँ पर आरसी जो है, आरसी में आपके पास 40 मार्क्स का आया था और देखो आरसी में जो 40 मार्क्स के आते हैं उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो वर्ड लिमिट भी आपको थोड़ी यहाँ पर मेंटेन कर कर चलनी होती है। छोटा आंसर लिखने से बचना, अच्छे से लिखना है यहाँ पर जो भी चीजें आपसे पूछी जाएं। और कभी भी ना प्रेसी में और ना ही आरसी में आप लोगों को सेम एज गिवन इन द पैसेज लिखना होता है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आएंगे आरसी में, 4 नहीं आएंगे, सॉरी। आरसी में आते हैं 5 क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में आपको ख्याल रखना है कि 40 मार्क्स का है तो उस लेवल के ही आंसर्स लिखने हैं, छोटे आंसर्स नहीं लिखने हैं। अपनी समझदारी से उसको अटेम्प्ट करना है। अब चलो यहाँ पर थोड़ा गाइड की बात कर लेते हैं कि कैसे लिखना होता है। सबसे फॉरमोस्ट पॉइंट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट तो 2 चीजें मैं आपको सिंपल बता रही हूँ। ठीक है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का नाम है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश के अगर आप हिंदी बोलो और हिंदी में टूटा फूटा बोलोगे तो चल जाएगा, ये आपकी जो भी वर्नाक्युलर लैंग्वेज है नहीं काम करेगा ना। सो इंग्लिश अगर लिखने जा रहे हो तो एक तो शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखो। शॉर्ट सेंटेंसेस के 2 फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं? 2 छोटे छोटे फायदे रहते हैं। एक तो जो वो पंक्चुएशन एरर्स होती हैं कि कहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पर आपको हाइफन लगाना है, वो आपको पता रहता है। ठीक है, और नहीं भी पता होता तो ये एरर आपकी काफी मिनिमाइज हो जाती है। इसके अलावा ग्रामेटिकल एरर्स आपके कम होते हैं। अच्छा, अब आ जाओ, कुछ लोगों को स्पेलिंग एरर्स यहाँ पर इसलिए होते हैं क्योंकि वो टफ वर्ड्स ट्राई करते हैं, कुछ को स्पेलिंग्स पता ही नहीं होती हैं, कुछ को यहाँ पर आपका टाइपोज हो जाते हैं। तो एनी केस आपको यहाँ पर शॉर्ट सेंटेंसेस और इजी लैंग्वेज लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। जरूरी नहीं है कि एकदम टफ लेवल लैंग्वेज ही लिखनी है। ठीक, थोड़ा सा टाइम, चाहे 5 मिनट का टाइम रखो। 5 मिनट का एक ऐसा टाइम रखना जिसमें कि जब आंसर्स लिख लो तो आंसर्स को एक बार रीड कर लो, क्योंकि देखो टाइपोज आर वेरी कॉमन बट वो आपके मार्क्स कट करते हैं। तो मार्क्स कट तो नहीं कराने, गेन ही करने हैं। तो थोड़ा सा अब यहाँ पर स्पीड बढ़ाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आज है आपका 9 फेब। कुछ लोग 10 ऑफ फेब को ये एग्जाम को वीडियो देखेंगे, तो आपको प्लीज अब यहाँ पर स्पीड बढ़ानी है। तो सबसे पहले अब आरसी पर आ जाते हैं। आरसी कैसे पढ़नी है? आरसी में ना आपको स्ट्रेटेजिक रीडिंग करनी है। हाउ? देखो, अगर मैं कभी भी बोलूं कि आपको यहाँ पर एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अब उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझना होगा कि आपसे वो क्या बोल रहे हैं, किस फ्लो में बात हो रही है, उनका टोन कैसा है बात करने का। मतलब मान लो वो किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर वो यहाँ पर किसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो टोन्स आपको समझने पड़ेंगे। क्रिटिकल है, एनालिटिकल है, पर्सुएसिव है, नैरेटिव है, तो वो आइडेंटिफाई करना होगा आपको। तो आपको केवल रीड नहीं करना है, आपको एक्टिवली रीड करना है। जो भी की आर्ग्यूमेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, ओपिनियंस हैं, वो समझने हैं। सेंट्रल थीम क्या है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि आपका जो आरसी है उसमें एक सेंट्रल थीम आपको क्या बताई गई है। समझ में आ गया? तो हमारे पास में आपको ये समझना होगा, अगर आरसी आप देख रहे हो, कि व्हाट इज ऑथर ट्राइंग टू से एंड व्हाई। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर सीधे सीधे ऐसा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आरसी खोल लेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे और वहां से फिर उसको देखेंगे कौन से पैसेज में इसके बारे में लिखा है और आंसर लिखाएंगे। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्लियरली पूरी की पूरी आरसी एक रीडिंग देनी है, थरो रीडिंग देनी है, अच्छे से समझते हुए लिखना है।
ठीक है। जैसे आप कोई एडवोकेट हो, कोई लॉयर हो, अब वो लॉयर क्या करेंगे, वो जो भी पूरा केस होगा उसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे क्या-क्या फैक्ट्स, पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपको सेंट्रल आइडिया देखना है, क्या सूटेबल टाइटल हो सकता है वो आप समझ पाओगे उसके थ्रू। फैक्चुअल डिटेल्स स्पेसिफिकली अगर कोई दे रखी हैं, इन्फेरेंस या फिर इम्प्लीकेशन यहाँ पर क्या दे रखा है, ठीक है। किसी भी यहाँ पर कोई वर्ड है, कोई फ्रेज है, उसका क्या मीनिंग हो सकता है, आपको जो मीनिंग लग रहा है वही है ना, कुछ उल्टा तो नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास में ये सारी चीजें आपको समझनी होगी, और ऑथर का टोन कैसा है या पर्पस कैसा है। तो आपको केवल वही आंसर करना है जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आपको अब आंसर्स लिखने हैं। तो आंसर्स लिखने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आंसर्स आपको अपने खुद के वर्ड्स में लिखनी है, ठीक है। तो देखो, पहले डिकोड करो क्वेश्चंस को, पहले एक बार रीडिंग की थोरो रीडिंग कर लो, अच्छे से कर लिया। अब क्वेश्चंस पढ़ते जाओ, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में अब आपको पैसेजेस थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पैसेज कहाँ पर है, किसके बारे में बात हो रही है, थोड़ा उसको यहाँ पर पता करना भी आसान रहेगा। फिर चाहो तो एक और रीडिंग देते हुए अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। फिर जब आंसर लिख रहे हो तो अपने वर्ड्स में लिखो एज मच एज पॉसिबल, और लिफ्टिंग लार्ज फ्रेजेस यहाँ पर आपको अवॉइड करना है। वही सेम बात है कि छोटे सेंटेंसेस लिखो, ज्यादा बड़े बड़े फ्रेजेस अवॉइड करो अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर ऐसा हो क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज ऑथर्स मेन आर्ग्यूमेंट। तो the author argues that while financial sector regulation has supported economic growth, comma, it has also heightened systemic risk, comma, making stronger regulatory oversight essential। कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखना है आपको, समझ में आया। तो यहाँ पर आपको तरीके से बात को लिखना है, ऑथर क्या बोल रहा है, ऑथर की क्या चीजें हैं। अगर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाए तभी बोलना है, अदरवाइज अननेसेसरली नहीं बोलना। कुछ गुड आइडियाज यहाँ पर गुड मार्क्स लाने के लिए कुछ आइडियाज आपके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेंट्रल आइडिया या टाइटल, तो एक एसेंस होता है यहाँ पर, उसको कैप्चर करो, जस्ट टॉपिक नहीं पता होना चाहिए, क्रिस्प और थीमेटिक मैनर में, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक टाइटल यूज करना है जो कैप्चर करेगा एसेंस को, ना कि जस्ट टॉपिक को। ये क्रिस्प होना चाहिए और थीमेटिक होना चाहिए। अब आंसर की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, तो सेपरेट क्वेश्चंस के लिए ना यहाँ पर कोशिश करना आप पॉइंटर्स यूज करो, शॉर्ट पैराग्राफ्स, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट्स में, शॉर्ट पैराग्राफ्स में अपनी बात को लिखो, ऐसा लंबा लंबा नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पर ना पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे उसमें ऐसे था कि मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स जो है इनके बीच में यहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस हैं इंगेजमेंट मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, समथिंग इस तरह का क्वेश्चन था। तो अब यहाँ पर मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स को हमने 3-4 चीजों में डिफाइन किया, मीनिंग 3-4 फैक्टर्स यहाँ पर उनके बारे में बताए। फिर माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, तो वो आपके पास में क्या है, एक एक लाइन में भी लिख सकते हो। कोई बात यहाँ पर हो सकता है कि आपका एक बहुत ही शॉर्ट पैराग्राफ बन जाए, तो उसमें भी लिख सकते हो, दैट इज ओके। व्हाइल आई एम सेइंग शॉर्ट पैराग्राफ, आई सिंपली मीन 2 से 3 सेंटेंसेस, 5-6 सेंटेंसेस का पैराग्राफ नहीं लिखना है, 2 से 3 सेंटेंसेस उस छोटे पैराग्राफ में। फिर इस तरह के 3-4 पैसेजेस आपके बन जाएंगे एक आंसर के लिए, ठीक है। तो एग्जांपल है, व्हाट इज द ऑथर्स मेन आर्गुमेंट। तो ऑथर का प्राइमरी आर्गुमेंट क्या है कि डीरेगुलेशन करना है फाइनेंशियल सेक्टर का, जबकि बूस्ट करनी है ग्रोथ, और यहाँ पर हैज आल्सो इंक्रीज सिस्टमिक रिस्क व्हिच रिक्वायर। तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है कि हमारे पास में शॉर्ट पैराग्राफ्स रहें, बुलेट पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं जहां पर अप्रोप्रिएट रहे, क्लैरिटी और स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अपने इन्फेरेंस को एक ब्रीफ रेफरेंस आपको पैसेज का देना है, पर्सनल ओपिनियंस एंटर नहीं करने हैं अनलेस एक्सप्लिसिटली आस्क्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तभी अपनी बात लिखनी है जिसमें कि आप ब्रीफ रेफरेंस पैसेज का दे सकते हो, और अपने पर्सनल ओपिनियंस आपको तब तक नहीं बोलने जब तक कि आपसे एक्सप्लिसिटली नहीं पूछे जाएं। वो कैप क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं, अगर पूछा जाता है मीनिंग ऑफ अ वर्ड ऑफ फ्रेज, तो पहले कंटेक्चुअल मीनिंग दो, ठीक है, और ऑप्शनली यहाँ पर जनरल मीनिंग देना है। कंटेक्स्ट क्या है, पैसेज किस बारे में बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली, और कंसाइज रखना है इसको, डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है।
डोंट बीट अराउंड द बुश। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर पूछा कुछ है उसके अराउंड अराउंड कुछ कुछ बोल रहे हो लेकिन मेन बात पर नहीं आ रहे हो। एग्जामिनर वैल्यू करेगा क्वालिटी ऑफ कंटेंट ओवर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिटी को आपको मेंटेन कर कर चलना होगा। इतना समझ में आया? अब देखो लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया था ना, यूट्यूब, आपका इंस्टा और टिकटॉक के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे यहाँ पर इनका जो इम्पैक्ट है वो बढ़ता जा रहा है इकोनॉमी में। तो इस तरीके से आपके आरसी में एक डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन आया था। तो अब आपसे 3 चीजों के बारे में पूछा गया है, कैसे इन्होंने रीच और स्पेशलाइजेशन को बढ़ाया है। तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सबके बारे में छोटा छोटा पैसेज, जो आपके पैसेज में बातें लिखी गई हैं वहां से एक्सट्रैक्ट कर कर अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, अगर यहाँ पर आपसे पूछे कि कोई चीज कैसे हुई है ना, एक तो हो गया कि क्या हुआ है, वो तो आपको फैक्ट्स आपके एग्जाम में उसमें दे ही रखे हैं पैसेज में। अब यहाँ पर पूछा जाए हाउ दिस हैज हैपेंड, तो उसके लिए भी आपको पॉइंट्स जो उठाने हैं वो अपने पैसेज से ही निकालने हैं, जो पैसेज में ऑथर ने बोला होगा उसी की बातों को अपने शब्दों में अच्छे तरीके से समझाते हुए लिखना है। You have to write down the same things that have been told by the author in the passage, but you have to write it down in your own words. You don't have to copy the lines as it is given in the paragraph. Okay, clear इतना part? अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर अब आ जाते हैं आपके प्रेसी के पास में। तो प्रेसी राइटिंग में हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो हमें हमेशा ही, चाहे वो आरसी हो चाहे वो प्रेसी हो, बहुत ही थॉरो रीडिंग करनी होगी, बहुत केयरफुली यहाँ पर पैसेज को रीड करना है। बट प्रेसी में आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, यू हैव टू समराइज द पैसेज, राइट। सो यू हैव टू केयरफुली रीड दैट पैसेज एंड आइडेंटिफाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेन आइडिया होगा यहाँ पर, ठीक है। हर एक पैराग्राफ का एक मेन आइडिया होगा, उसको जितने एग्जाम्पल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, मेटाफोर्स हैं, रिपीटिशंस हैं, रिडंडेंट डेटा है, इनको एलिमिनेट कर दो। मैंने अपनी बात बोलने के लिए 2 बातों का एग्जाम्पल दिया, लेकिन प्रेसी में मुझे वो एग्जाम्पल नहीं मेंशन करने हैं, रेदर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर उन एग्जाम्पल के थ्रू जो बात समझाई गई है वो प्रेसी में बतानी है। समझ में आया? फिर यहाँ पर एक स्केलेटन ड्राफ्ट करो, जितने भी आपके कोड आइडियाज हैं उनको जॉट डाउन करो इन अ लॉजिकल सीक्वेंस अपने खुद के वर्ड्स में, और ये आपका 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल होना चाहिए। जो आपके पास में पूरा पैसेज दिया है उसका 1/3 होना चाहिए। समझ में आया? देखो यहाँ पर आपको जितने भी असेंशियल पॉइंट्स थे, ठीक है, आप रीड कर रहे थे, या तो एक काम करना, पेन पेपर ले लेना, थोड़ा थोड़ा सा मेन वर्ड्स को भी आप लॉजिकल ऑर्डर में लिखते जाओगे, आपको ध्यान में रहेगा कि अपने प्रेसी में इन चीजों को ऐड करना है। अपने खुद के वर्ड्स में लिखोगे और टारगेट करना है कि 1/3 जो ओरिजिनल लेंथ दी गई है पैसेज की उसमें लिखना है। ऑल दो वर्ड्स आपको बताए जाएंगे और जो बॉक्स होता है वहां पर मेंशन भी होता है कि इतने वर्ड्स हो चुके हैं। अच्छा, अब फाइनल प्रेसी की बात कर लेते हैं। अच्छा, आपको अबाउट बोलते हैं तो अगर 190 वर्ड्स लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि 190 में ही कंप्लीट करना है, 192 या 3 हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर 189 या 175 हो जाएंगे। अगर बोले कि राइट डाउन इन दीज मैनी वर्ड्स तो बात अलग है। अबाउट अगर वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब अप्रोक्सीमेट इतना यूज करना है, लेकिन अप्रोक्सीमेट का मतलब ये भी नहीं है कि 10 वर्ड्स 20 वर्ड्स आगे ले गए। अब यहाँ पर जब फाइनल प्रेसी लिखोगे तो सबसे पहले तो जो टॉपिक सेंटेंस है जिसमें कि आपको सेंट्रल थीम स्टेट करनी है, फिर एक कॉन्टिन्यूअस पैराग्राफ में लिखना है, अनलेस की थीम्स जो है वो बिल्कुल ही अनरिलेटेड दी गई है 2-3 पैसेज में। ओरिजिनल ऑर्डर और टोन आपको मेंटेन करना है, जो मैंने बताया ना कि आप जॉट डाउन कर लोगे अपने पेन एंड पेपर में, तो वो जो ओरिजिनल ऑर्डर था वो ही होना चाहिए और टोन आपकी नहीं होनी चाहिए। टोन यहाँ पर ऑर्डर वाली ही होनी चाहिए। लिंकिंग वर्ड्स यूज कर सकते हो, हाउएवर, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक कॉन्टिन्यूअस पैराग्राफ लिखना है, अनलेस कि यहाँ पर आपसे ओरिजिनली जो है क्या डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के ऊपर पूरा पैसेज दिया था। मेंटेन करो ओरिजिनल ऑर्डर को और टोन ऑफ द पैसेज, लिंक करो वर्ड्स को हाउएवर, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, कोहेरेंस के लिए। और टाइटल, टाइटल एकदम शॉर्ट एप्ट होना चाहिए, रिफ्लेक्ट करेगा एसेंस, और ये एक यहाँ पर फ्रेज भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस यहाँ पर अवॉइड ही करना, फ्रेज ही लिखने का कोशिश करना, ठीक है।
सेंटेंस बना सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है, बट ना बनाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छे मार्क्स अगर आपको चाहिए तो फ्रेजेस यहाँ पर आपको ध्यान से लिखने होंगे जो भी आपके टाइटल में आप लिखने जा रहे हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर जैसे आपके पास में मान लो कोई अच्छा खासा बड़ा सा पैसेज आएगा, छोटा पैसेज तो आएगा नहीं। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं एक A4 साइज शीट लेकर चलूं तो 1.5 या 1.75 पेजेस आपके भर जाएंगे, इतना पैसेज रहेगा। उसमें से आपको हार्डली 0.25 जितना लिखना है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि 1.75 लेंथ थी पैसेज की पेजेस में, तो 0.25 में आपको अपनी बात लिखनी है, तो समझ जाओ किस तरीके से आपको लिखना है। तो अब यहाँ पर गोल्डन रूल क्या रहता है, हमेशा मैं आपको गोल्डन रूल्स बताती हूँ तो अभी भी बताऊंगी। ऑब्जेक्टिविटी, खुद के पर्सनल ओपिनियंस, जजमेंट, इंटरप्रिटेशन, सोशल मीडिया लैंग्वेजेस कुछ नहीं यूज करनी है। फेथफुलनेस यहाँ पर रखनी है, तो ऑथर का जो आइडिया है वो आपको एक्यूरेटली बताना है। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं ना कि सामने वाला क्या बोल रहा है वो चीज इंटरप्रेट करने में, आपको बस वही करना है, आपको अपनी बात नहीं रखनी। ठीक है, तो यहाँ पर फेथफुलनेस किसमें होनी चाहिए, ऑथर के आइडियाज में एक्यूरेटली, ना कि आपकी इंटरप्रिटेशंस में। ठीक है, आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं बनना है, आपको यहाँ पर एक रीडर बनना है। ब्रेविटी एंड कंप्लीटनेस, ब्रेविटी एंड कंप्लीटनेस में क्या होगा, हर एक सेंटेंस यहाँ पर वैल्यू ऐड करेगा। ऐसा नहीं है कि रिपीटिशन कर रहे हो, एक ही बात दो तीन तरीके से लिख दी गई है, नहीं, एक बात एक बारे में बोलेगी, दूसरी बात दूसरे आइडिया के बारे में बोलेगी। डिटेल्स ओमिट करो, एसेंशियल्स को रिटेन करो जितना हो सके। ठीक है, बड़ी बात को कम शब्दों में, ठीक है, बड़ी बात को कम शब्दों में और एसेंस को मेंटेन करते हुए करना है। फिर यहाँ पर आपका हर एक सेंटेंस वेट रखेगा, ओमिट करो डिटेल्स को, रिटेन करो एसेंशियल्स। लैंग्वेज, लैंग्वेज मस्ट बी क्लियर, formal, grammatically sound. You are going to be an officer here in SEBI. You are not going to be someone like कि यहाँ पर आपको क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर आपको स्कूल में जाते हुए बच्चे हो या कॉलेज जाते हुए बच्चे हो। You are trying here to become the officer. आप एक डेजिग्नेशन पोस्ट यहाँ पर होल्ड करोगे, तो you have to be of that mindset. रिपीट नहीं करनी है लैंग्वेज ओरिजिनल पैसेज की, बिल्कुल भी, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, वर्ड लिमिट अडियर करनी है स्ट्रिक्टली, मेंशन करेंगे वर्ड काउंट एट द एंड, ब्रैकेट में आपका आ जाता है, तो वो आपको देखते रहना है कि कितना वर्ड काउंट आपका आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर देखो प्रेसी आएगा या कुछ भी आएगा, तो आपको अगर बोल रहे हैं कि यहाँ पर मान लो अबाउट 190 वर्ड्स, तो अबाउट 190 वर्ड्स होना चाहिए। आपको बोला 140 टू 160 वर्ड्स, तो वो 140 से 160 के बीच में ही होना चाहिए, फिर वो 162 या 163 नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर क्या लैंग्वेज लिखी है। ठीक है, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। while you are reading the question, understand the question first. आंसर लिखने पे ध्यान आपको आरसी में भी नहीं देना, आंसर लिखने पर ध्यान आपको प्रेसी में भी बाद में देना है। पहले आपको क्वेश्चन समझना है, पैसेज समझना है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या उनकी बातें हैं, उसके बाद में आगे बढ़ना है। क्लियर इतना पॉइंट? आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ आपके एस्से के ऊपर। हाउ टू अटेम्प्ट द 5 स्टेप फ्रेमवर्क यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। स्टेप 1, टॉपिक एनालिसिस। टॉपिक वो चूज करो जो कि आपको यहाँ पर लगता है यू कैन राइट इन अ बेटर वे, यू हैव रेड अबाउट इट। अगर कोई ऐसा एस्से है जो आपने पहले से पढ़ा है, जिसकी कुछ चीजें आपको पता है, वेल एंड गुड। नहीं पता है तो सोचो कि इसमें से ऐसे टॉपिक है जो आपको सबसे बेटर वे में पता है या जिस पर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर चूज द टॉपिक वाइजली, यूजुअली अ चॉइस इज गिवन। तो यहाँ पर आपको बैलेंस करनी है अपनी आर्ग्यूमेंट अकॉर्डिंगली। अब अलग अलग तरह के ना ऐसे आते हैं, ठीक है, कुछ आपके देखो, जैसे अगर मैं बात करूं लास्ट टाइम कैसे ऐसे रहे हैं, तो एक ऐसे आपका था यहाँ पर ईएसडी के ऊपर, ठीक है, एक ऐसे आपका था मैनेजमेंट के ऊपर, एक ऐसे था आपका कि बैंक्स का क्या रोल है यहाँ पर, सोसाइटी से कुछ रिलेटेड टॉपिक था उसके ऊपर। तो इस तरह के ऐसेज होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब आपको हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही है, जिस चीज में आपको अपनी स्ट्रेंथ फील हो रही है वो आप लिखो। अब यहाँ पर आपने एक बार टॉपिक को पिक कर लिया कि भाई मुझे कौन सा लिखना है, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप क्या जिसके बारे में स्ट्रांगली फील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी करेंटली हमारे पास एक गवर्नमेंट है,
राइट। अब इन गवर्नमेंट के बारे में कुछ लोग बहुत पॉजिटिव, कुछ लोग बहुत नेगेटिव और कुछ लोग एक न्यूट्रल स्टांस रखते होंगे। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव आप क्या फील कर रहे हो, नेगेटिव आप क्या फील कर रहे हो, वो नहीं, आपको यहाँ पर फैक्ट प्रेजेंट करने हैं, बातें आपके जनरल ओपिनियंस नहीं शो करनी चाहिए, आपका सुझाव यहाँ पर बहुत जरूरी नहीं है, आपको ऑफिसर बनना है, एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है फॉर एंड अगेंस्ट, एग्जाम्पल्स, डेटा पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट स्कीम है, ये स्कीम आई, ठीक है, अब इसके कुछ प्रोस भी हो सकते हैं, कुछ कॉन्स भी हो सकते हैं, आप दोनों डिस्कस करोगे और आपका जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए आपका या तो न्यूट्रल या तो फिर वे फॉरवर्ड होना चाहिए। मान लो कोई प्रॉब्लम बोली गई है क्वेश्चन में एसए के, तो आप यहाँ पर ये नहीं बोलोगे कि हाँ ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, इसे हमें कुछ भी कर कर सॉल्व करना है, या फिर ये जो प्रॉब्लम है ये तो गवर्नमेंट सॉल्व ही नहीं कर पा रही है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व नहीं कर पा रही, नहीं, आपको बताना है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एक वे फॉरवर्ड कि हम ये सारी पॉइंट्स कर सकते हैं। समझ में आया डिफरेंस क्या है यहाँ पर। तो आपने चूज किया टॉपिक, अब जिसके बारे में आप बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या करनी है, प्रोज कॉन्स की, एग्जाम्पल्स की। अगर देखो कई बार क्या होता है, मैंने टॉपिक पढ़ा, 4 बातें अभी याद आ गई, पेन पेपर है सामने लिख लो, क्योंकि प्रेशर में हो सकता है एक पॉइंट भूल भी जाओ तो याद रहेगा वहां से। डेटा पॉइंट सोच लो, कोई लॉजिकल कंक्लूजन सोच लो, तो अच्छे से यहाँ पर आपको अपनी बात को लिखना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर कोशिश करनी है एक प्रोफेशनल लैंग्वेज मेंटेन करो, एक फॉर्मल लैंग्वेज मेंटेन करो। ऑल्सो यहाँ पर आपको जो भी कंक्लूजन होगा वो वे फॉरवर्ड होना चाहिए या तो एक न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। आप ये देखो, मान लो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, मशीन्स और ह्यूमन के रोल के ऊपर आया था कि भाई ह्यूमन का रोल जो है, ठीक है, वो मशीन्स परफॉर्म कर सकती हैं सारा का सारा या नहीं कर सकती हैं, या मशीन्स का रोल ह्यूमन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके की यहाँ पर की आर्ग्यूमेंट थी। अब कंक्लूजन में आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं ह्यूमंस आर ओनली सुपीरियर टू मशीन्स या मशीन्स ही हमारी ज्यादा बेटर कर पाएंगी। आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है जहां पर आप ये कहोगे कि ह्यूमन और मशीन्स दोनों जरूरी हैं, दोनों को साथ में लेकर काम करना है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आउटलाइन और स्ट्रक्चर में एक मेंटल और रफ आउटलाइन होगी। इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपका कंटेक्स्ट, इंपॉर्टेंस, थीसिस स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें आपकी आनी चाहिए। आपको इंट्रोडक्शन में क्या कंटेक्स्ट है, रेलेवेंस क्या है, कोई थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पर देनी होगी। थोड़ा केयरफुली यहाँ पर, अगर मान लो आपसे कोई स्टेटमेंट दी गई एग्जाम में, ठीक है, और बोला इलाबोरेट, तो अब आपको वो स्टेटमेंट एक बार आपने लिख दी, बार बार नहीं लिखनी है, एक बार आपने लिख दी, फिर आपने बताया कि ये क्या बात बोलना चाह रही है स्टेटमेंट, उसी के ऊपर अपना आगे का जो इंट्रोडक्शन होगा उसे ड्राइव करोगे। मान लो आपके पास में एक क्वेश्चन आया कि क्या यहाँ पर रोल पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस प्ले कर रही हैं किसी XYZ चीज के अंदर, ठीक है, किसी भी यहाँ पर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए या कुछ भी। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि देखो ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम है और इसको हमें अगर सॉल्व करना है तो इसी के लिए हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस कुछ रोल प्ले करें, इसमें कुछ डेटा अगर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, सेकेंड या थर्ड लाइन में अगर आप कोई डेटा अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हो तो वो बहुत ही मतलब आपको अच्छे मार्क्स दिलवा कर ला सकता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर कोई स्टडीज हो, कुछ अच्छी चीजें हो, वो आप लिख सकते हैं। तो एक अच्छा ऐसे आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बॉडी पैराग्राफ 1 होगी आपकी, जिसमें कि आप एक मेजर आर्ग्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल के साथ लिखोगे। फिर बॉडी पैराग्राफ 2 होगा, जिसमें अनदर डायमेंशन या काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकती है, या तो प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, या तो फिर आपने उन्होंने पूछा कि भाई क्या रोल प्ले कर रहे हैं, आपको तो अच्छी चीज नहीं बतानी है, तो आप यहाँ पर 4-5 रोल्स बताओगे, तो एक पैराग्राफ में एक आर्ग्यूमेंट, दूसरे में दूसरी डायमेंशन, तीसरे पैराग्राफ में आपको यहाँ पर तीसरा वे फॉरवर्ड, पॉलिसी सजेशन, रेगुलेटरी एंगल, कुछ भी यहाँ पर होगा, और कंक्लूजन आपका समरी विद फ्यूचर आउटलुक रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना होगा। अगर कंक्लूजन आपका किसी नेगेटिव चीज से रिलेटेड है तो उसमें वे फॉरवर्ड में जाएगा, राइट। बैलेंस्ड होगा, क्लोजिंग होना चाहिए, आपने अपनी पूरी बात लिखकर अब एक तरीके से एक समराइज कर दिया कि भाई मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। कंक्लूजन क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन क्या है, आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि देखो इस टॉपिक से रिलेटेड ये चीजें हुई थी,
और यहाँ पर ये चीज ये है, ठीक है। आपको अगर कोई बहुत टफ चीज पूछी गई है तो उसकी डेफिनेशन दे सकते हो, कोई नॉर्मल सी चीज है उसका डेटा दे सकते हो, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर बॉडी पैराग्राफ्स आपके आएंगे। पैरा 3 आपके सजेशंस, वे फॉरवर्ड, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, स्पेशली अगर सेबी रिलेटेड टॉपिक्स आ गए, जैसे ईएसजी गवर्नेंस वाला आया था। फिर चेक करना है यहाँ पर एक बारी कोहेरेंस, फिलर सेंटेंस, स्पेलिंग और ग्रामर, राइट। थोड़ा सा इसको एक बार रिव्यू करना होगा, तो इतना टाइम आपको बचाना होगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि वो लोग का अभी टाइम लिमिट खत्म हो जा रहा है, तो माइट भी टाइपिंग की बहुत ज्यादा आदत नहीं है, बट कोशिश करो कि थोड़ा-थोड़ा कर कर आदत डाल लो। और एग्जाम में प्रेशर होता है तो कहीं न कहीं दिमाग प्रेशर में चल भी जाता है, तो चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद भी आ जाती हैं। तो अभी तो खैर प्रिपरेशन फेज़ है, तो घर में बैठ के एक अलग माहौल होता है, एग्जामिनेशन हॉल में एक थोड़ा अलग माहौल होता है, बट स्टिल थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं गुड मार्क्स के लिए। तो अगर आपको हाई स्कोर्स चाहिए, तो हमेशा टॉपिक से रिलेटेड बातें करनी है। जैसे डेरिवेटिव्स के मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल्स आए थे, एसेस आए थे, तो बहुत सारा ना इधर-उधर की बातें की हुई थी। अपनी पर्सनल लाइफ में जो एफ एंड ओ का एक्सपीरियंस था, या वो जो सुन रहे थे न्यूज़ वगैरह के थ्रू, उसी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा-बढ़ा कर बोल दिया। नहीं, टॉपिक से रिलेट करो। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, रेगुलेटरी चैलेंजेस, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है? तो इंश्योरेंस का अगर बहुत ज़्यादा चल रहा है, पॉलिसी होल्डर आ जाएगा। अगर इन्वेस्टर के बारे में बात हो रही है, सेबी के बारे में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन आ जाएगा। अगर बैंक के बारे में बात हो रही है, डिपॉजिटर आ जाएगा। तो इन लोगों को तो प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये बॉडीज बनी है, तो इन्हीं के बारे में आपको लिखना होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ लिखनी होगी। तो जनरल टॉपिक्स जो हैं, वो भी एक रेगुलेटर के लेंस से ही देखने हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? देखो, सेबी के जो टॉपिक्स हैं वो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, रेगुलेटरी चैलेंजेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, और यहाँ पर अगर टॉपिक जनरल में भी है जैसे डिजिटल इंडिया, क्लाइमेट चेंज, तो भी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप क्या है? एग्जामिनर को ये बताओ कि आप एक पोटेंशियल रेगुलेटर हो, यू आर द ऑफिसर हु इज राइटिंग द एसे, नॉट अ स्टूडेंट इन अ स्कूल और अ कॉलेज। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पर, अच्छा बस इतना ही है। अच्छा, थोड़ा सा समझना, अगर मान लो आपके पास में टॉपिक आता है एआई और फ्यूचर का, तो आप इसको रेग टेक, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर सूप टेक के साथ में ले जा सकते हो, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग रिस्क के बारे में, डेटा गवर्नेंस के बारे में, सेबी का रोल एआई रेगुलेशन में। फिर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स दे सकते हो, एक्सट्रीम और इमोशनल पोजीशंस को अवॉइड करोगे, डेप्थ यहाँ पर आपकी जानी चाहिए। नंबर ऑफ पॉइंट्स कम हो गए चल जाएगा, लेकिन बाद में डेप्थ होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स, कंटेम्पररी रेलिवेंट डेटा यूज करो। इनिशिएटिव, जैसे अभी आज के टाइम में हमारे पास से भी अलग अलग इनिशिएटिव ले रही है, T+1 सेटलमेंट, इसके अलावा रिसेंट मर्जर्स, फिनटेक रेगुलेशंस। अभी मैंने आप लोगों को फाइनेंस के करंट अफेयर्स करवाए थे, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो शेयर्स खरीद लेते हैं ज्यादातर, इसीलिए उनके ऊपर भी लिमिट लगाई गई। तो ऐसी बातों को आप यूज कर सकते हो। कोहेसिव फ्लो होना चाहिए, ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करो। हर पैराग्राफ यहाँ पर एक सेंट्रल आइडिया आपका दिखाएगा। हर पैराग्राफ में एक आइडिया होगा जो कि आप नेक्स्ट पैराग्राफ में रिपीट नहीं करोगे। और कंक्लूजन आपका फॉरवर्ड लुकिंग, मैच्योर, बैलेंस्ड होना चाहिए। एब्रप्ट एंडिंग नहीं करनी है। कुछ कॉमन पिटफॉल्स होते हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, ये भी सुन लेना। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने आरसी लिया और आरसी से पैसेज में से डायरेक्टली लाइंस कॉपी कर ली, बहुत सारे बच्चे चैट जीपीटी से इसको यूज कर रहे हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन हर अर्ली डेज व्हाइल यूजिंग चैट जीपीटी हैड सेंट हर प्रेसी एंड यहाँ पर आपका आरसी। नाउ आई रिव्यूड इट एंड शी टोल्ड मी शी वाज गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर, बट उसने किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का, हमारी कोचिंग का नहीं लिया हुआ था उन्होंने, यहाँ पर अपना जो टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था। शी शोन मी कि भाई देखो मैम बताना कैसा है, आप बताओ एक बारी, वैसे मैं चैट जीपीटी से करवा लेती हूँ। मैंने देखा, मैंने बोला आपने तो सेम रिपीट कर रखा है, चैट जीपीटी ने अच्छे मार्क्स दे रखे हैं बट आपको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ना यहाँ पर फिर उन्होंने जो दूसरी टेस्ट सीरीज दी थी वहां पे उनको अच्छे स्कोर्स नहीं मिले थे, जबकि जब उन्होंने मेरे पॉइंट यूज किए तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर उनका आया था। ओके, तो ये एक चीज होती है कि हमें डायरेक्टली नहीं कॉपी करना है, और बहुत ज्यादा एआई अभी तो इतना शार्पेंड नहीं है कि बिल्कुल एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझे। प्रेसी की बात करें, पर्सनल व्यूज यहाँ पर, ठीक है, आपको
कोशिश करनी है ऑथर की ही बात को रखनी है, अपने पर्सनल व्यूज पर कम ही जाना है और यहाँ पर पैराफ्रेजिंग करना सीख जाओ। पैराफ्रेजिंग कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा समझाती हूँ मैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आई हैव ब्रॉट 2 बुक्स, राइट। ये क्या है, ये यहाँ पर आपका एक सेंटेंस है। अब इसको यहाँ पर आप या तो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर लो, पैसिव में जाओगे लंबा सेंटेंस बन जाएगा, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर कुछ और लिख सकते हो, राइट। यहाँ पर अब आपको इसी सेंटेंस को लिखने के लिए 2 से 3 तरीके होंगे जो आप मेंशन कर सकते हो, आपके दिमाग में आएगा। अब वो तरीके से ही आपको प्रेसी में लिखना है, वही बात को उनके शब्दों की जगह पैराफ्रेजिंग कर देनी है। ऐसे में आपको यहाँ पर ओवर इमोशनल पॉलिटिकल टोन नहीं रखनी है, इग्नोर करने हैं फाइनेंशियल रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव्स जो हैं, ठीक है। वो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आप बेसिकली आपको फाइनेंशियल रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से अपना ऐसे लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसमें अपने बहुत ज्यादा इमोशंस को भर दो, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टोन नहीं होना चाहिए, राइट। टाइम मैनेजमेंट रखनी है, इनकम्प्लीट आंसर्स नहीं छोड़ने हैं, कोशिश करनी है कंप्लीट कर लो। स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको कम से कम करनी होंगी, मिनिमाइज करनी है, बिल्कुल 100% अवॉइड हो जानी चाहिए 10 दिन के अंदर। रेगुलरली प्रैक्टिस करो, स्मार्टली यहाँ पर अगर हो पाए एवरीडे एक पैसेज या एक एडिटोरियल न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, हेल्प हो जाएगी। फीडबैक ले सकते हो मेरे पास, आप कभी भी अपने ऐसे भेज सकते हो, सर के पास भेज सकते हो। हमारी टेस्ट सीरीज ली है तो आप ऑफ कोर्स यहाँ पर आंसर्स भेज रहे होगे, आपको 48 आवर्स के अंदर आपका इवैल्यूएशन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं ऐसा नहीं देखती हूँ कि आपने टेस्ट सीरीज खरीदी या नहीं खरीदी है, मैं आपको भेज देती हूँ फीडबैक। ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम कभी-कभार लग जाता है, बिकॉज़ आप भी जानते हो इतनी सारी क्लासेस आ रही हैं, सब चीजें आ रही हैं, तो मैं भी एक ह्यूमन हूँ एंड लिमिटेड 24 आवर्स ही एक दिन में होते हैं, जिसमें कुछ घंटे सोना है तो मैं प्रेफर करती ही हूँ, क्योंकि सोऊंगी नहीं तो मेरी मेंटल हेल्थ खराब होगी। इसके अलावा कंटेंट रिपोजिटरी यहाँ पर जो है रिकरिंग थीम्स के लिए अपनी बनाने की कोशिश करो और अच्छे से अपना ऐसे दे दो, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर पूछ लेना। इसके आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो बाकी इसको लाइक कर देना, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं लिख देती हूँ इसको। ओके, बाय बाय, टेक केयर।